तो दोस्तों वारी एनर्जीज के आईपीओ का अलॉटमेंट स्टेटस आ चुका है लिंकिन टाइम की वेबसाइट पर और अनफॉर्चुनेटली मुझे एक भी लॉट अलॉट नहीं हुआ है। मैंने एचएनआई रिटेल कैटेगरी के अंदर काफी लॉट अप्लाई किए थे बट एक भी लॉट अलॉट नहीं हुआ है। आप में से किन किन लोगों का ये आईपीओ अलॉट हुआ है, कौन कौन सी कैटेगरी में हुआ है, मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। तो इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि जिन जिन लोगों को अलॉट हुआ है तो उनकी लिस्टिंग डे पर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें या लिस्टिंग गेंस लेकर एग्जिट हो जाना चाहिए। और जिन लोगों को अलॉट नहीं हुआ है ये आईपीओ, जो मेरे जैसे लोग हैं जिनको अलॉट नहीं हुआ है, तो वो कैसे फायदा कमाए लिस्टिंग वाले दिन, वो भी हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। और उसके अलावा जो दीपक बिल्डर्स का आईपीओ है उसका भी अलॉटमेंट स्टेटस आ चुका है के फिनटेक की वेबसाइट पर, तो उसकी भी लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी के बारे में जानेंगे। और दीपक बिल्डर्स का आईपीओ किन किन लोगों को अलॉट हुआ है कमेंट करके बता दीजिएगा। उससे पहले काफी लोगों के मन में सवाल होगा कि मार्केट में इतनी जबरदस्त गिरावट क्यों हो रही है। मार्केट ऑलरेडी हमें काफी नुकसान दे चुका है काफी लोगों को, क्या इससे ज्यादा और गिरावट हो सकती है, इससे ज्यादा भी बड़ा मतलब मार्केट क्रैश आ सकता है। क्योंकि अगर कंपेयर करें कोविड वाली सिचुएशन से, तो कोविड के टाइम आप लगभग मान सकते हैं जो सेलिंग हुई थी पैसों के हिसाब से 65,000 करोड़ रुपए की एफआईआईज की सेलिंग कह सकते हैं, और अभी 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर की सेलिंग हो चुकी है एफआईआईज की, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की, जो एफआईआईज है लगातार सेल कर रहे हैं। अगर पैसों के मामले में कंपेयर करें तो अभी सेलिंग जो है पैसों के मामले में ज़्यादा नज़र आ रही है। बट अगर देखा जाए परसेंटेज के हिसाब से जो एफआईआईज की टोटल होल्डिंग है उसका अभी लगभग 1% या उससे थोड़ा सा ज़्यादा अभी सेलिंग की है, और कोविड वाले टाइम 2% के आसपास सेलिंग की थी। तो अभी कोविड से कंपेयर करें तो फिर भी अभी कम सेलिंग है, बट अब वॉल्यूम के हिसाब से, पैसे के हिसाब से देखेंगे तो ज़्यादा सेलिंग है। तो देखिए एफआईआई सेल कर रहे हैं, रिटेलर्स वगैरह बाय भी कर रहे हैं, थोड़ा मार्केट संभल भी रहा है, बट फिर भी क्या है कि ये बहुत ज़्यादा गिरावट है। अब रिटेलर्स आखिर बाय कर करके कितना करेंगे, ये क्यों सेल कर रहे हैं, इसका मेजर रीजन क्या है। काफ़ी लोग बताते हैं कि भाई यहाँ से सेल करके चाइना के अंदर बाय कर रहे हैं, पर चाइना के अंदर ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई विशेष रीजन है कि चाइना के अंदर कोई पैसा जा रहा है। और चाइना के मार्केट के अंदर इतनी ज़बरदस्त अभी तेज़ी नहीं है। अगर जिस हिसाब से इधर सेलिंग हो रही है उधर बाइंग होती, तो अभी मार्केट, चाइना के मार्केट में इतनी ज़बरदस्त तेज़ी नहीं है। तो उसका जो मुझे मेन रीज़न समझ में आ रहा है, मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि भाई 5 नवंबर तक जो यूएस का इलेक्शन होने वाला है तब तक असमंजस का माहौल रहेगा। क्योंकि देखिए एफआईआईज हो सकता है कि भाई पोजीशन बनाने के लिए अभी पैसे पहले से ही सेव करके रखे हों कि भाई पैसे सेफ्टी से रख देते हैं, फिर जो भी रिजल्ट आएगा, अभी जो माहौल लग रहा है कि भाई ट्रंप जीत सकते हैं, तो उस हिसाब से क्या है कि वो अपनी स्ट्रैटेजी बना के भाई कहीं पर इन्वेस्ट वगैरह करना है वो करेंगे। और हो सकता है यूएस इलेक्शन के 1-2 दिन पहले ही हमें ये संकेत मिलना शुरू हो जाए, जो भी संकेत मिलना कि भाई कौन जीतेगा कौन हारेगा, उस हिसाब से जो एफआईआईज वगैरह वापस पोजीशन बनाना भी शुरू कर दे, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। और कोई वर्स्ट सिचुएशन रहती है, कोई मार्केट को जो फैसला पसंद नहीं आया, ट्रंप जीते या कमला हैरिस, उनमें से कोई मार्केट को फैसला पसंद नहीं आता है, तो मार्केट में हो सकता है और भी हमें थोड़ी गिरावट देखने को मिले यूएस इलेक्शन के बाद। अब देखते हैं क्या होता है, मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। और ऐसी सिचुएशन में अभी मुझे लगता है कि अभी हमें थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए, अभी जल्दबाजी में शेयर वगैरह नहीं लेने चाहिए, और जब ऐसा मौका आए तब क्या है कि हमें जो एवरेज करने का सोचना चाहिए। अगर एवरेज भी करना चाहते हैं, आपके पास पैसे हैं, तो थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके एवरेज कीजिए, 5%, 10%, इससे ज्यादा नहीं। अब जानते हैं लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी। तो कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। सबसे पहले वारी एनर्जीज के आईपीओ के बारे में जानते हैं। सबसे पहले इसकी लिस्टिंग डेट जानते हैं। उसकी जो लिस्टिंग डेट है 28 अक्टूबर, मंडे को ये शेयर मार्केट के अंदर लिस्ट हो जाएगा। सुबह 9 बजे मार्केट खुलता है, 9:35 तक आप प्री मार्केट के अंदर ऑर्डर लगा सकते हैं, और 10 बजे इसकी लिस्टिंग होगी। मान लो कोई पहले सेल करना है, किसी को बाय करना, तो प्री मार्केट के अंदर कर सकते हैं। कैसे करना है प्री मार्केट के अंदर, तो सर्च कीजिए आईपीओ प्री मार्केट ऑर्डर जयेश खत्री लिखकर, आपको यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएगा। और शेयर जो है हमारे डीमेट अकाउंट के अंदर आएंगे 25 अक्टूबर को। 25 अक्टूबर को हमारे डीमेट अकाउंट के अंदर शेयर आ जाएंगे आज की तारीख में। अगर आज नहीं आते हैं तो मंडे को आ जाएंगे, तो टेंशन करने की जरूरत नहीं है। फिर एक्सपेक्टेड लिस्टिंग प्राइस क्या हो सकती है, अंदाजन लिस्टिंग प्राइस क्या हो सकती है। तो देखिए पहले तो इसकी जीएमपी 100% के आसपास चल रही थी, 1500, 1550, 1510 ऐसे करके इसकी जीएमपी चलती थी। आज मार्केट डाउन हुआ, उसका थोड़ा बहुत असर देखने को मिला है। तो आज की जीएमपी के अनुसार अगर इसकी लिस्टिंग देखें तो 1503 रुपए के अंदर तो अलॉट हुआ था। जीएमपी नियरली 1407 रुपए के आसपास चल रही है, तो लगभग 2910 रुपए के आसपास आज की तारीख में जो जीएमपी चली उसके अनुसार ये लिस्टिंग प्राइस आ रही है। बट पर्सनली मुझे ऐसा लग रहा है कि 3000 या उससे ऊपर की लिस्टिंग होने की संभावनाएं हैं। बाकी तो क्या है कि थोड़ा बहुत मार्केट पर डिपेंड करता है। मार्केट में अगर गिरावट रही तो थोड़ा बहुत हो सकता है कि नीचे हमें लिस्टिंग देखने को मिले, बट वो मार्केट के ऊपर है। बट अभी की सिचुएशन के हिसाब से लग रहा है कि 3000 रुपए के आसपास लिस्टिंग होने की संभावनाएं हैं। ये सिर्फ आपको अंदाजा बता रहा हूँ, फिक्स चीज नहीं है। खैर कैसी भी लिस्टिंग हो, बट उम्मीद है कि 80 से 100% के बीच में लिस्टिंग गेंस मिलने की संभावनाएं हैं। तब आप एक्सपेक्टेड लिस्टिंग गेंस मान सकते हैं एक लॉट के पीछे 12 से 14 हजार के रुपए के बीच में। तो अब अगर हमें इतना लिस्टिंग गेंस मिलता है
तो हमारी स्ट्रैटेजी आगे क्या होनी चाहिए। और काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि भी ये स्ट्रैटेजी आप कैसे बनाते हैं, स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए फैक्टर्स कहाँ से देखते हैं। तो पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था स्टॉक एज ऐप के बारे में, और इसके 1 महीने के सब्सक्रिप्शन का मैंने फ्री गिव अवे भी करवाया था आपको। तो वहीं से मुझे फीडबैक मिले थे कि भी 1 महीने की यूजेज के बाद हम इसको और आगे ज़्यादा कैसे यूज कर सकते हैं। तो इस दिवाली स्टॉक एज लेकर आया है एक धमाकेदार ऑफर। तो स्टॉक एज के जो सारे एनुअल मेंबरशिप वाले प्लान है उस पर हमें 50% डिस्काउंट मिलेगा। यानी स्टॉक एज का जो प्रीमियम एनुअल मेंबरशिप प्लान है 3000 रुपए का मिलता है, 50% डिस्काउंट के साथ हमें 1500 रुपए में मिल जाएगा, मतलब मंथली 125 रुपए के साथ। और स्टॉक एज के अंदर आप बहुत सारे फीचर्स का यूज कर सकते हैं, जिससे आप किसी भी स्टॉक्स या आईपीओ का फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस आराम से कर पाएंगे, जैसे इन्वेस्टमेंट स्कैन्स, ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, चार्ट पैटर्न, सेक्टर रोटेशन और भी बहुत सारे पावरफुल फीचर्स जो आपकी इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग जर्नी को और आसान बनाएंगे। और ये दिवाली ऑफर आप लोगों को स्टॉक एज प्रीमियम, प्रो एंड क्लब तीनों एनुअल प्लान्स पे ही मिल जाएंगे। बस नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करें और मेरा कोड यूज करें जयेश50, जिसे यूज करके आप सब्सक्रिप्शन पर डिस्काउंट ले सकते हैं। और सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आपको इनकी सपोर्ट टीम से पूरी गाइडेंस मिल जाएगी। और स्टॉक एज की टीम टाइम टू टाइम लाइव सेशन भी कंडक्ट करती है, जहां आपको इस ऐप को यूज करने के अलग अलग तरीके सिखाए जाते हैं। तो ये एक लिमिटेड पीरियड ऑफर है, देरी मत कीजिए, जल्दी साइन अप कीजिए। हैप्पी दिवाली। तो अब जानते हैं वारी एनर्जीज के आईपीओ की लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी के बारे में। सबसे पहले जिन लोगों ने लिस्टिंग गेंस के हिसाब से अप्लाई किया, पर्सनली मैं क्या करता हूं कि अगर लिस्टिंग गेंस के हिसाब से ही अप्लाई करता हूं तो जितना भी लिस्टिंग गेंस मिले लेकर एग्जिट हो जाता हूं। ये मेरी स्ट्रैटेजी रहती है जनरली, क्योंकि देखिए शॉर्ट टर्म के लिए अप्लाई किया है, फिर ज़्यादा सोचना नहीं है, जितना मिला लेके एग्जिट हो जाओ, बढ़िया है। बाकी तो डिसीजन आपको अपनी रिस्क, अपना एनालिसिस लगा के बनाना है। बट इसके अंदर एक चीज़ ये है कि भाई ये जो शेयर है वारी एनर्जीज काफ़ी अच्छा है। तो अगर आपने लिस्टिंग गेंस के लिए भी अप्लाई किया है, अगर 1-2 शेयर आप रख भी लें, 2 शेयर 3 शेयर रख भी लें, तो भी मुझे लगता है दिक्कत वाली बात नहीं है। लॉन्ग टर्म में बढ़िया शेयर ये नजर आ रहा है। फिर जिन लोगों ने लॉन्ग टर्म के हिसाब से अप्लाई किया तो पॉजिटिव्स नेगेटिव्स दोनों ही देख लेते हैं। पॉजिटिव ये है कि इसका सेक्टर बढ़िया है, ये सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चर करती है और सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चर करने के अंदर इंडिया के अंदर नंबर 1 लीडिंग कंपनी है। सेकंड नंबर पर कंपनी आती है, उसकी कैपेसिटी है 4 गीगावाट की और इसकी कैपेसिटी है 12 गीगावाट। अभी इसकी 3 गुना कैपेसिटी है और आने वाले टाइम में 6 गीगावाट की कैपेसिटी और बढ़ा देगी तो इसकी गीगावाट की कैपेसिटी 18 गीगावाट हो जाएगी। तो मतलब इंडिया के अंदर लीडिंग पोजीशन के अंदर है और सोलर सेक्टर फ्यूचरिस्टिक है। जो 6 गीगावाट की कैपेसिटी बढ़ेगी, 3600 करोड़ रुपए फ्रेश इश्यू से जुटाए हैं। ये भी अच्छी बात है कि भाई आईपीओ के पैसे से ये लगा रही है फैक्ट्री। बाकी फाइनेंशियली स्ट्रांग है, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी आप इसको मान सकते हैं। ये अपना डेट आराम से पे कर सकती है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का डेट है, 0.06 डेट टू इक्विटी रेशियो है। फिर इसकी वैल्यूएशन सही है, एंकर लिस्ट बहुत अच्छी आई है, इसके प्रॉफिट मार्जिन वगैरह बढ़िया है, 10 से 12% के बीच में निकल कर आते हैं। तो अगर सारी चीजें देखें तो काफी अच्छी नजर आ रही है इस कंपनी को लेकर। नेगेटिव्स की बात करें तो नेगेटिव सब विशेष कुछ नहीं है। ये सोलर सेल जो इसके अंदर लगते हैं वो बाहर से ये मंगवाती है और इसका टारगेट है खुद बनाने का। 2025-2027 तक अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज और लगाने वाली है, जिसके अंदर सोलर सेल भी ये खुद मैन्युफैक्चर करेगी। तब इसकी कैपेसिटी और बढ़ेगी, रेवेन्यू के अंदर और ग्रोथ देखने को मिलेगी। फ्यूचर तो अच्छा है बट ये भी नेगेटिव है। उसके अलावा 1-2 कस्टमर्स पर थोड़ी डिपेंडेंसी ज्यादा है, ये भी थोड़ा सा नेगेटिव है। बाकी ये विशेष कुछ नहीं है। ओवरऑल अगर देखें तो ओवरऑल अच्छी कंपनी नजर आ रही है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। बाकी अगर मुझे अलॉट होता, मान लो मुझे अलॉट हो जाता रिटेल कैटेगरी के अंदर, हम रिटेल के हिसाब से बात कर रहे हैं, 9 शेयर्स हैं, तो मैं क्या करता, मुझे लॉन्ग टर्म के लिए भले ही रखना हो तो भी अगर लिस्टिंग इसकी 3000 रुपये के आसपास होती तो भी मैं क्या है कि 3 या 4 शेयर्स जरूर सेल करता। उसका रीज़न ये है कि भाई एक बार डबल पे लिस्ट हो गया, उसके बाद थोड़ी बहुत हो सकता है स्लो ग्रोथ हो, तो मैं क्या करता कि भाई 10-12 हज़ार जो भी अपना पैसा बेसिक अमाउंट है वो एक बार तो निकाल लेता। फिर जो शेयर से पड़े हैं आराम से, कोई टेंशन वाली बात नहीं, हमारा पैसा निकल गया। उसके बाद क्या है कि शेयर ग्रोथ करे या थोड़ा बाद में नीचे भी आए तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं। नीचे आ जाए तो हमारे पास पैसे होंगे और डालने के लिए, अगर ऊपर चला जाए तो और बढ़िया बात है। तो मैं सेफ्टी के लिए 2-3 शेयर्स तो पक्का सेल करता, भले ही मुझे लॉन्ग टर्म में रखना हो। आप लोग क्या करेंगे मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे या लिस्टिंग गेंस लेकर एग्जिट हो जाएंगे। अब जिनको अलॉट नहीं हुआ है उनको क्या करना चाहिए, तो देखिए थोड़ा टेक्निकली आपको समझा देता हूं। अगर भी इसका मार्केट कैप देखिए तो 43,000 करोड़ रुपए का, 43,000 करोड़ रुपीज़ का। अगर ये मान लो 3,000 रुपये के आसपास लिस्ट होता है, मतलब डबल में लिस्ट हो जाता है, तो इसका मार्केट कैप हो जाएगा 86,000 करोड़ रुपीज़ का। मतलब ऐसा तो भी रफली मान के चलते हैं 80,000 करोड़ रुपए के आसपास इसका मार्केट कैप हो जाएगा। मतलब नियरली मिड कैप कंपनी आप इसको कह सकते हैं। हो सकता है कि भाई लिस्टिंग वाले भी दिन थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिले, उसके बाद थोड़ा और डाउन भी हमें होता हुआ हल्का फुल्का देखने को मिले, ज़्यादा तो नहीं उम्मीद है,
थोड़ा हल्का फुल्का डाउन भी होता हुआ देखने को मिले, क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट की सिचुएशन चल रही है भाई, मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल हो रखा है, उस हिसाब से हो सकता है थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग इसमें भी देखने को मिले। तो मैं होता तो क्या करता कि मैं इसका वेट करता कि भाई थोड़ा नीचे आ जाए, भाई 3,000 रुपये के आसपास लिस्ट होता है, तो मैं वेट करता कि भाई 2500, 2600 या 2700 के लेवल के आसपास आ जाए तो मैं बाय करने की कोशिश करता। ऐसी मेरी स्ट्रैटेजी रहती है अगर मुझे अलॉट नहीं होता तो। और अगर आपको बाय भी करना है तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुझे लगता है सही रहेगा। शॉर्ट टर्म के हिसाब से हो सकता है थोड़ा बहुत हमें अप्स एंड डाउन्स देखने को मिले। अगर आपका टारगेट है लॉन्ग टर्म के लिए शेयर में बने रहने का कि भाई 3 साल 5 साल, क्योंकि लीडिंग कंपनी है, फ्यूचर इसका अच्छा है, तो ठीक है। बाकी हाँ, शॉर्ट टर्म के लिए है तो मुझे लगता है अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल सकते हैं। बाकी मैं बाय सेल का रेकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। पर्सनली मुझे भी लेने की इच्छा है, बट मैं क्या करूँगा कि भाई जो लिस्टिंग वाले दिन थोड़ा अगर प्रॉफिट बुकिंग होती है, उसके बाद नीचे आता है 2-3 दिन ट्राई देखूंगा, एक अपना बॉटम वगैरह बनाता है, उसके बाद मैं मतलब इसके अंदर एंट्री बनाने की सोचूंगा। जल्दबाजी मैं नहीं करूँगा। आप लोग क्या करेंगे मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। और ये वीडियो देखने के बाद आपकी अगर हेल्प हुई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं, इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। फिर दोस्तों दीपक बिल्डर्स का आईपीओ, पर्सनली मैंने इसके अंदर अप्लाई नहीं किया था क्योंकि QIBs की तरफ से सब्सक्रिप्शन वगैरह कम देखने को मिल रहा था। ओवरऑल इसका सब्सक्रिप्शन तो ठीक ही था, बट इतना ज़बरदस्त भी नहीं मिला। इसकी जो लिस्टिंग डेट है 28 अक्टूबर मंडे को 9 बजे मार्केट खुलता है। 9:35 तक प्री मार्केट के अंदर ऑर्डर लगा सकते हैं, 10 बजे इसकी लिस्टिंग होगी। और नहीं पता कि प्री मार्केट के अंदर ऑर्डर कैसे लगाते हैं, सर्च कीजिए आईपीओ प्री मार्केट ऑर्डर जयेश खत्री लिखकर आपको यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएगा। और टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल की भी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगी। ये शेयर जो क्रेडिट होगा 25 अक्टूबर आज की तारीख में, अगर आज नहीं क्रेडिट होता है तो 28 तारीख को क्रेडिट हो जाएगा, तो टेंशन करने की जरूरत नहीं है। फिर इसकी अंदाजन लिस्टिंग प्राइस क्या हो सकती है, तो 203 रुपए के अंदर तो अलॉट हुआ है। GMP वैसे पहले इसकी भी बढ़िया चल रही थी 25 से 30%, अभी डाउन हुई है 10 से 12, 13, 15% के आसपास चल रही है, ज़्यादा नहीं है। तो अभी 27 रुपए पर शेयर इसकी GMP अंदाजन बता रही है, एक अंदाजा है। तो अंदाजन जो GMP के अनुसार 230 रुपए के आसपास लिस्ट हो सकता है, ऐसी संभावनाएं हैं। ये सिर्फ गैस बता रहा हूँ, एक अंदाजा बता रहा हूँ आपको। और हो सकता है मंडे को मार्केट के अंदर और ज़्यादा हलचल रहे, मार्केट वॉलेटाइल रहे, तो उसकी लिस्टिंग पर थोड़ा बहुत इफेक्ट देखने को मिल सकता है। मैंने इस आईपीओ में अप्लाई नहीं किया, अगर करता भी तो मैंने आपको बताया कि लिस्टिंग गेंस के हिसाब से ही सोचूंगा। पर्सनली मैं जब भी लिस्टिंग गेंस के हिसाब से अप्लाई करने का सोचता हूं तो मैं क्या कि लिस्टिंग गेंस लेकर एग्जिट हो जाता हूं, भले कितना भी लिस्टिंग गेंस वगैरह मिले, क्योंकि मेरी स्ट्रेटजी यही रहती है। वारी में सीन अलग है कि वारी मतलब उसका लॉन्ग टर्म के हिसाब से अच्छा नजर आ रहा है तो 1-2 शेयर्स होल्ड करे तो बढ़िया है, बट इसका सीन अलग है। फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से जिन लोगों ने अप्लाई किया था उसके पॉजिटिव्स नेगेटिव्स देख लेते हैं। पॉजिटिव ये है कि इसका सेक्टर वगैरह अच्छा है, सेक्टर तो अच्छा है पर हाईली कम्पिटिटिव भी है, और उसके अंदर ये कुछ स्पेशल टाइप के कंस्ट्रक्शन करती है। हॉकी स्टेडियम इसने बनाया, हेरिटेज स्ट्रीट है, अलग अलग टाइप के इसने बढ़िया कंस्ट्रक्शन किए हैं। बाकी इसकी ROE ROC वगैरह बढ़िया है, प्रॉफिट मार्जिन्स अच्छे हैं, वैल्यूएशंस भी ठीक है। नेगेटिव्स ये है कि ये हाईली कम्पिटिटिव बिजनेस है, दूसरा इसके ऊपर डेट काफ़ी ज़्यादा है, और एंकर लिस्ट जो है ठीक ठाक आई है। तो अभी कंस्ट्रक्शन या इंफ्रास्ट्रक्चर में बात करें तो अभी एफकॉन्स का भी आईपीओ आ रहा है, उसकी ऑर्डर बुक देखिए तो 40,000 करोड़ रुपए के आसपास की है नियरली, इसकी है 1380 करोड़ रुपए के आसपास की। तो अगर भाई दोनों का कंपैरिजन करें तो मैं दोनों में से एफकॉन्स मुझे ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र आ रही है, क्योंकि एफकॉन्स की ऑर्डर बुक काफ़ी अच्छी है और वैरायटी है उसके पास। दीपक बिल्डर्स के पास भी ऑर्डर बुक है पर छोटी ऑर्डर बुक है। तो मेरी पर्सनल स्ट्रेटजी ये रहती है कि मैं लिस्टिंग गेंस लेकर एग्जिट हो जाता। बाकी आप लोग क्या करेंगे, इस आईपीओ को होल्ड करेंगे या सेल करेंगे, कमेंट करके बता दीजिएगा। और मेरी तरफ से होल्ड करने, सेल करने, बाय करने, सेल करने का किसी का भी डिसीजन नहीं, जो भी आप डिसीजन बनाएं अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाएं। फिर दोस्तों एफकॉन्स आईपीओ की जो एंकर लिस्ट है काफ़ी अच्छी आई है, कल के वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे, वरना क्या कि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और ये पहले दिन अंडर सब्सक्राइब रहा है, GMP नियरली 7% के आसपास चल रही है। गोदावरी आईपीओ आखिरी दिन था, उसको भी सब्सक्रिप्शन वगैरह ठीक ठाक मिला है, तो उसके अलॉटमेंट चांसेस, अलॉटमेंट स्टेटस वगैरह सारी चीज़ें की जानकारी कल के वीडियो के अंदर हम जानकारी लेंगे। और इसकी GMP नियरली 1 से 2% के आसपास बता रही है, काफ़ी डाउन हो गई है। तो ये थे सारे आज के अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको काफ़ी पसंद आई होगी, हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर। टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, और स्टॉक एज को डाउनलोड करना मत भूलिएगा, वहां पर आपको ईयरली प्लान के अंदर 50% डिस्काउंट मिल रहा है, हमारा कोड भी यूज करना मत भूलिएगा।